यही काम है। तो लेकिन बादकेश अभी नीच का हो रहा है, ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर से बिगाड़ दिया। नहीं नहीं, ये तो अभी अभी सबको विजिबल है। जी 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 सर। सर। ऐसी अगर हम देखें कि सूर्य जो है वो इसके लिए तुला तुला के के लिए। लिए एकादशपति है। ठीक है, हम्म। अगर इसका संबंध जो है 8th हाउस से बनता है या 12th हाउस से बनता है, ठीक है, तो उस केस में ये इसकी जो दशा या अंतर्दशा होगी तो उसमें ये खराब रिजल्ट्स देगा। ठीक है जी। सर। फिर उसके बाद 11th का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो अगर बादकेश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा खराब रिजल्ट ही देगा। वो खराब रिजल्ट्स तब देगा जब वो 6th 8th और 12th में पोजीशन हो, या उनके जो स्वामी हैं छठे हम्म। 8वें और 12वें के, उनके साथ संबंध बनाकर बैठ जाए। जी सर। ठीक है ममता जी। जी सर। जैसे कि आप मीन लगन में फॉर एग्जांपल भी देख सकते हैं, हम्म। सैटर्न 11th का लॉर्ड भी है, ये सर 12th। मीन लगन में तो फिर वो हो जाएगा ना बुध, मतलब कन्या आ जाएगा उस, मतलब बुध हो जाएगा उसके अंदर। हम्म। नहीं, बुध क्यों हो चर जाएगा? राशि के लिए है ना 11th सैजिटेरियस। लॉर्ड तो। द्विस्वा चर सैजिटेरियस होगा स्थिर, ना मीन लगन में तो। चर स्थिर द्विस्वा। स्थिर के लिए नवम, नाइन्थ हाँ हाँ, लॉर्ड। नवम और सप्तम आ जाएगा। उसके लिए सेवेंथ है। ठीक है, राइट। ये भी होता है ना, तुला राशि अगर तुला लग्न हो और सूर्य लग्न में आ जाए तो वो विपरीत राजयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ना, कि जो सूर्य है तुला हम्म। लगन के लिए बादकेश हो गया, हम्म। लगन में आ गया। एक तो नीच का हो गया, आपने बोला विपरीत राजयोग हो गया, ठीक है, लेकिन सर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में हम्म 8 नंबर की लग्न है। हम्म चंद्रमा नीच का बैठा, वो नाइन्थ लॉर्ड है। हम्म मंगल और चंद्र बैठे हैं लगन में। ममता जी की कुंडली में विपरीत राजयोग है फिर, जो कल वो दिखाई थी कैसे? पहले मैंने। की कुंडली में तो होगा ना, उनके मरकरी हस्बैंड की होगा। कुंडली में वो नाइन्थ लॉर्ड चंद्र। नीच का होके बैठा है लगन में। चंद्रमा हाँ, नीच का नहीं एक है। नीच का और एक अरे नहीं, नीच लेकिन का। उनका द्विस्वभाव राशि का लग्न है ना, वहां पे वो नहीं हम है। इस पे चर्चा करेंगे फिर इसके बाद। ठीक ठीक है है, ठीक बन रहा है उनका भी विपरीत राजयोग बन रहा है। ठीक है, चलिए। सैटर्न, अगर सैटर्न जो है ना शनि, अगर बादकेश है, ठीक है, और वो अगर किसी, यश शनि जो है मार्केश के साथ बैठ जाए, बादकेश के साथ बैठ जाए अगर सैटर्न, तो वो उसको ग्रहण लगा देता है और उसका रोल वो खुद करने लगता है। है। हाँ। ठीक है ना, तो उसकी जो फिर मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। हम्म। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। कि अगर शनि, बिकॉज शनि तो है ही काल है ना, तो वो सबसे पहले वो उसका उसका फेवरेट काम है, वो ले अभी लेगा उसको। अभी आप ये बताइए, यहां पर अनिल जी और ममता जी से क्वेश्चन है, शनि के लिए ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि सर शनि शनि बेनिफिट प्लानेट है। दुख का कारण है, आयु देखिए का भी वो एक, कारक है। वो एक चीज है, लेकिन फिर भी वाई, फिर मैंने आपको हमेशा की तरह हमारी एक बात होती है कि काल पुरुष की कुंडली देखिए, अष्टम का लॉर्ड भी होता है वो, मतलब वहां पे वो कारक। नेचुरली बादकेश है। हम्म। हाँ। किस लगन के लिए? वो आप मतलब यहाँ पे कालपुरुष लगन कुंडली का वाली जो बात। कंडीशन है ना उसको ओवररूल कर दो। काल पुरुष कुंडली में जो नेचुरल बादकेश कौन बना है? हाँ तो वो तो शनि बना। एक तो चर राशि है, हाँ। ठीक है, 11th। तो काल हाँ। पुरुष कुंडली का नेचुरल जो बादकेश है वो कौन बन गया? सैटर्न। सैटर्न। तो अगर कहीं शनि बादकेश के साथ जाकर बैठ जाता है, ठीक है, या मार्केश के साथ बैठ जाता है, तो वो फिर उसके रोल को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है,
फिर वो अकेला ही जो है परेशान करता है जातक को फिर। ठीक है। तो हम्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द, फिर जो आप ये लगन वाली बात कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो नेचुरली जो बादकेश का जो रोल है ना, जिसे हम वो बोलते हैं कि शनि है। परमानेंटली रोल है, वो सैटर्न के पास है। ठीक है। जी सर जी। सैटर्न जो है, इसीलिए मैलेफिक कंडीशन उसमें भी आ गया ना, राहु केतु एंड शनि। राइट। क्लियर हुआ अनिल जी? जी सर। ये जो पॉइंट्स है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमें एक डीपर इंसाइट जो है ना, मतलब अ, एकदम गहराई में जाकर छोटी छोटी चीजों को पकड़कर उनको अध्ययन करने में, कि ऐसी चीजें क्यों, सिंपली हम कह के आगे बढ़ सकते हैं कि क्यों, मतलब ये बात की सही, ये ऐसे क्लिप्स लगा देगा, क्यों लगा देगा भाई? शुक्र क्यों नहीं लगाता? हम्म, बृहस्पति, बृहस्पति शुभ प्लेनेट क्यों है? हमने बात की थी ना कि हम्म, प्योर उपचय भाव कौन सा है? 11वां। हम्म, और 11 उसका कारक कौन है? बृहस्पति। जुपिटर है तो हाँ। बृहस्पति एक तरह से उपचय प्लैनेट ही हो गया ना। जी जी। तो नेचुरली शुभ है। जी जी सर। सर। ठीक है। तो एक हमें क्लियर इंसाइट होगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। किसी के ऐसे मन की वो थोड़ा है कि मेरा मन किया और मैंने बोल दिया। हाँ लॉजिक है मतलब। इससे हमें समझने में ये सरलता होती है कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्या रीजन है। ठीक है जी। जी सर। 11th हाउस से जातक के जो बड़े हैं, हम्म उनसे उनको, जातक को क्या सहायता मिलेगी, या हम्म वो उसकी जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, या उनसे कुछ रिवार्ड मिलेगा, या अपने जीवन की यात्रा को, अपने जीवन को शेप अप करने में हम्म उनसे कोई सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम बड़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें दादा, पिता के जो बड़े भाई जैसे ताऊ जी, ठीक है, चाचा हो गए, जातक का जो बड़ा भाई बहन कोई हो गया, ठीक है, या ऐसे रिलेटिव जो जो बड़ों की कैटेगरी में आते हैं, उन सबको किससे देखा जाता है? 11वें भाव से देखा जाता है। जी सर। पिता तुल्य। अब ये हम्म क्यों हुआ? क्यों हुआ बताइए? सर सर एक ये 9 का 3rd है ना, तो पिता का तीसरा। उनका तीसरा भी है और दूसरा जैसे हमने बात की थी कि वो पिता का क्रियाकर्म भी है उनका मतलब तो इसलिए हम बड़ों से। एल्डर्स को क्यों देख रहे हैं? वो एक अलग लॉजिक था। अच्छा अच्छा अच्छा। हर तो थर्ड बेटर। भाव, हर थर्ड जो भाव भाव है, किसी भाव हम्म से जो तीसरा भाव है उसको एक डी डुप्लीकेट कर रहा है। बढ़ाता है उसको ना। उसका वो एक तरह से प्रतिबिंब टाइप है। जैसे आपका छोटा भाई हो गया, हम्म। तो 9th हाउस आपके पिता का हो गया। नहीं ये ऐसे था ना एक सर सेकंड, एक 11 सेकंड, से। एक सेकंड, मैं मेरा वो टूट जाएगा। आप उसके बाद में आइए। जी सर। 9th हाउस पिता का हो गया, जी। जी तो सर। उससे तीसरा घर क्या हो गया? पिता तुल्य। हम्म हम्म, अच्छा। ठीक पिता है। तुल्य हो गए ना। चाचा हो, ठीक है। ताया हो, दादा हो, वो तो पिता से ही बढ़कर हैं। मतलब एक तरह से वो पिता समान वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। जी। राइट। आई हम्म थिंक दिस माइट बी द लॉजिक बिहाइंड। अब आप बताइए मोनिका जी। सर मैं भूल गई क्या बोल रही थी। कोई याद आ रही चलिए, मैम का फ्लो टूट गया। नहीं नहीं कोई नहीं सही बात है। ऐसी मेरा पॉइंट भी माइंड से स्लिप कर हाँ। जाए। तो दूसरी बात ये है कि जब आप देखें तो एल्डर्स के बारे में देख रहे हैं तो सूर्य से जो 11th हाउस है, हम्म दैट ऑल्सो मैटर्स। सूर्य से 11th हाउस हाँ। ओके। अभी आप सूर्य से 11वां भाव देखो, उस भाव का जो अधिपति है उसको देखो, वो कहाँ गया है, आपको स्थिति पति लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा, या 11th हाउस देखिए, इन दोनों चीजों को जब आप मिलाकर देखेंगे, जोड़कर देखेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि आपके हॉरोस्कोप में
कि आपके बड़ों का क्या रोल रहा है आपके जीवन में। सर 11th हाउस जो देखे पिता सूर्य से कि तुल्य वाले। थर्ड हाउस? हैं सूर्य जी। से थर्ड, सूर्य से सूर्य से 11th देखे कि 11th। सूर्य से थर्ड देखे? सूर्य से 11th, 11वां। सूर्य को लगन बनाइए, मतलब सूर्य को काउंटिंग स्टार्ट कीजिए सूर्य से 11 घर, 11वां घर। और आपके लगन से जो 11वां घर है उनको हम्म, आप एनालिसिस कीजिए। तब आपको एक क्लियर पिक्चर आएगी कि जो हमारे बड़े हैं, पिता हम्म, तुल्य, जो पिता समान वाली कैटेगरी में, चाचा ताऊ बड़े भाई, इनसे क्या हमें हासिल हुआ, क्या रोल जो है इन्होंने हमारे जीवन में अदा किया। राइट। हम्म, तो ठीक है। इस चीज को देखने के लिए 11th हाउस, 11वां भाव और सूर्य से 11वां भाव दोनों का अध्ययन कीजिए। क्लियर। जी सर। लग्न से 11वां भाव, सूर्य और सूर्य से 11वां भाव, ये करना है। सूर्य से 11वां भाव तो वही बता रहे हो ना, लगन से 11th और और सूर्य से 11th। राइट। ठीक है सर। इन दोनों को असेस करने से पता लगे। अब हम अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करें कि अगर सूर्य जो है 11वें घर के अंदर है तो जातक को इनहेरिटेंस मिलना, दीर्घायु, पैसा, और ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट और ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत सम्मान समाज में प्राप्त होती है। ठीक है। अगेन, अब कई लोगों का ना पॉइंट होता है, जैसे कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो कई बार वो ये पॉइंट उनका होता है कि आपने ऐसा बताया है बट उसके उल्टा रिजल्ट है, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट, या आपने बहुत अच्छे रिजल्ट बताए हैं लेकिन हमें तो अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि ये जो चीज है ना, ये पॉइंट अगर किसी के माइंड में है तो उसका वो पॉइंट ना कभी क्लियर नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात कह रहे हो, अगर उसको ये चीज मालूम नहीं चल रही है, वो क्यों नहीं हो सकती, मतलब या उसको ये डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उसमें अदर जो पैरामीटर्स हैं उनको भी चेक करना चाहिए। उसका डिस्पोजिटर कौन सा है, हम्म, वो कहाँ गया है, पता लगा उसमें बैड रिजल्ट्स लिखे हैं लेकिन उसका डिस्पोजिटर उच्च का होके बैठा है। ठीक है, हम्म, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, अपने मित्रों के साथ बैठा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर नीच का बैठा है, या उसके साथ मैलेफिक्स बैठे हैं तो बुरे रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। अगर उसको कोई बेनिफिट की दृष्टि आ रही है तो उसके बुरे रिजल्ट्स कम हो जाएंगे या अच्छे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इन सब चीजों को इन सब चीजों का विश्लेषण करना भी अनिवार्य है। वो आपको कोई भी, आप क्लासिकल पढ़ लो, कोई भी आप बुक पढ़ लो, किसी का भी आप लेक्चर सुन लो, मेरा ही नहीं है, तो ये सारे पैरामीटर्स तो कोई नोबडी कैन टेल यू, ये आपको अपने बुद्धि और विवेक से चीजों को समझना पड़ेगा। एम आई राइट। सर अगर हाँ सूर्य खुद ही अष्टमेश हो जाए, जैसे केप्रिकॉन लगने के लिए, हाँ। तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, वो अष्टमेश है, अष्टमेश का 11th हाउस में जाना, फिर उसके हम्म, ऊपर वो बेनिफिक नहीं है, तो ये तो कोई बुरा नहीं है ना। अच्छा तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो बाधक स्थान में चले गए। हाँ, इनहेरिटेंस को बढ़ाएगा, 8th हाउस तो बढ़िया। ऑलरेडी इनहेरिटेंस का है, लॉन्ग लाइफ हम्म, को बढ़ाएगा। इसका मतलब एफ्लिक्शन आ टेन, जाए उसके ऊपर। अगर 8th हाउस का लॉर्ड इसमें जाकर बैठ रहा है, किसी और के डाउनफॉल से उसको लाभ हो जाएगा। अच्छा। पता लगा इनका, मान लीजिए किसी कंपनी में ही और शी इज वर्किंग, पता लगा इनका प्रमोशन में तो कहीं स्थान नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं थी, बॉस बैठा है, पता लगा बॉस ने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि बॉस को फायर कर दिया, और कोई मिला नहीं, इनको इमीडिएटली बॉस बना दिया। अब बॉस जो था उसका डाउनफॉल हो गया, इनको अपॉर्चुनिटी मिली। वो आप क्या बोलते हैं उसमें, उसको हम्म, अपॉर्चुनिटी इन क्या, डिस्गाइज क्या, हम्म। नहीं, वो तो बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन, वो किसी के लिए डिस्गाइज था, किसी के लिए ब्लेसिंग्स होगी, है ना। हाँ,
तो इस तरह का हो जाएगा। 8th हाउस सूर्य एफ्लिक्शन में ना हो, मंगल उसका डिस्पोजिटर है, मंगल अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो, मंगल अच्छा बैठा हो, पता लगा इनहेरिटेंस में ही बहुत कुछ मिल गया। ओके। क्योंकि हाँ वो स्कॉर्पियो भी तो है, और वो एट लॉर्ड वहां आ गया, अच्छा हो गया। राइट। तो अब आप देखिए कि प्लेसमेंट, राशिपति कौन सा है, इन सब चीजों से, इन थोड़ी थोड़ी चीजों से जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। कई लोग बोलते हैं कि ये सब चीजें तो आप इसकी बात कर रहे हो, वैदिक की बात कर रहे हो, बीएनएन में तो नहीं है। आप देखिए बीएनएन में जब आप कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं, उसमें यही है ना कि ये इसका कारक तत्व है, इसके साथ ये बैठा है तो ये हो जाएगा। लेकिन कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बुरे रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो रिजल्ट वहां बताया गया वो गलत है। ये हमें, ये चीज तो हमें जज करनी पड़ेगी ना। जिसने भी एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन, इन चीजों को रचा है, तो वो ये मान के चल रहा है कि जो इन चीजों को अध्ययन कर रहा है तो उसका एक कुछ लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल, एकदम बुद्धू लकीर का फकीर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कभी भी एक एकदम, आपने आज तक, आपने बहुत लोग काफी समय से आप लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कभी आपने देखा है कि एकदम फिक्स्ड पैरामीटर हो और वो हर जगह फिट हो जाए? नहीं नहीं। अपवाद आपको, हमें अपवाद क्या, बहुत वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। हर एक कुंडली हर एक किस्म का रहता है। एग्जैक्टली exactly. हाँ। ये चीज यूनिक क्या समझनी, है? क्योंकि हमारे हाँ। एक व्यूअर का आया था शुक्र 8 की उसमें, कि आपने तो गलत बताया है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी गुड, है ना। अब शुक्र 8 का बैठा है, उच्च का होके बैठा है ना। राइट। अदरवाइज शुक्र एट हाउस में बोलता है कि सीक्रेट लाइजेंस हो नहीं जाते नहीं, हैं। आप सुनिए, आप एक चीज देखिए ना कि अब वो उच्च का होके बैठ गया, उसका हो गया तो डिवोटेड हो गया, फिर नहीं होएगा तो ना। उस, वो जो चीजें हैं उसको, हर चीज का, मॉडिफाई। देखिए, एक होता है हॉस्पिटल जाना, हम्म। एक आदमी एज अ पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, एक हम्म। आदमी एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है। योग जी उनकी जी। दोनों की कुंडली में हॉस्पिटल जाने का। हम्म। राइट। अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना। जी 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 सर, वही मॉडिफिकेशन हो जाता है, मतलब यस। प्लैनेटरी ये स्ट्रेंथ से। चीज हमें खुद जो है, ये चीज आपको कहीं भी आप ऐसे पढ़ नहीं सकते हैं कि एज इट इज दिया हो, उसके सारी प्रोबेबिलिटीज दे दी। आपने कभी आज तक पढ़ा है कहीं पे? इतनी क्लासिकल्स पढ़ी होंगी और भी अध्ययन किया होगा, कहीं आपने पढ़ा है कि एक के सारे परमुटेशन, एक प्लैनेट की पोजीशन का बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जी इसकी सर। दृष्टि है, उसका जो राशि स्वामी है वो कहाँ है। अब अम, हम एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वही शुक्र नीच का बैठा हुआ है, हम्म। ठीक है, वही शुक्र उच्च का बैठा है, आगे उसका जो लॉर्ड है वो भी उच्च का होके बैठ गया, जो उसका डिस्पोजिटर है। हम्म। ठीक है, तो चीजें बदल जाएंगी ना। जी सर। कहाँ चले गए सर? मैं यही हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा। तो अगर चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हो, ठीक हम्म। है, तो मदर से, माता से गेन्स, लिक्विड, जो तरल तरल पदार्थ हैं उनसे गेन्स, समुद्री जो प्रोडक्ट्स हैं, सी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे पर्ल्स, फार्म्स, फ्रूट, फ्रूट के बाग बगीचे, ब्रूइज। अब आप क्या सोचेंगे कि हम ये चीज कह रहे हैं, तो क्या सबके बाग हैं जिनका चंद्रमा 11वें में है? राइट। जी सर।
किसी का नीच का बैठा है, किसी का उच्च का बैठा है, किसी के साथ उसके मित्र प्लैनेट बैठे हैं, किसी के साथ उसका जो डिस्पोजिटर है वो आगे अपने उच्च का बैठा है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर अपने शत्रु प्लैनेट के साथ जाके बैठ गया, उसका डिस्पोजिटर नीच नीच वाला बैठ गया, तो उसके रिजल्ट्स ऑल्टर होंगे या नहीं होंगे? जी सर, होंगे। अब उच्च का शुक्र उच्च का चंद्रमा बैठा है और शुक्र भी आगे उच्च का हो गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाएंगे उस पे। अपने मित्रवत प्लैनेट्स के साथ बैठा है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। नीच का बैठा हुआ है, उसका प्लेनेट भी आगे डिस्पोजिटर नीच का हो गया, शत्रु प्लेनेट्स के साथ बैठ गया, अब उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे ना। अब वो एक तो लिक्विड से तरल पदार्थों से उसको हो रहा है फायदा। अब जब नीच का बैठ गया या शत्रु के साथ बैठ गया, उसका डिस्पोजिटर नीच का हो गया, शत्रु के साथ जाकर बैठ गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पानी से खतरा हो सकता है। हम्म। चीज, बात लिक्विड तो है पिक्चर में, लेकिन उस लिक्विड्स का, तरल पदार्थों का या जल से जो मतलब उसको प्रॉफिट होने वाले थे, उन सब चीजों में इंटेंसिटी में फर्क हो गया ना। जी सर। ये हमें खुद डिटरमाइन करना हो, ठीक है ना। अगर चंद्रमा 11th में हो तो उसको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, उसके संतान अच्छी होती है, दीर्घायु होता है, काफी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव होता है। जो फीमेल्स होती हैं उनसे उसे बहुत लाभ और मदद मिलती है। और चंद्रमा अगर 11th हाउस में हो तो इसको बहुपुत्र योगा भी बोला गया है, ठीक है अनिल जी। जी जी सर। बोलिए। तो मल्टीपल पुत्र, संतति बढ़ाता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर उच्च का बैठा है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, 11th हाउस के अंदर है, तो उसको जितेंद्र रथ भी बोलते हैं। मतलब ऐसा इंसान अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला होता है। देखिए अब तक चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स बोले, लास्ट में उन्होंने एक लाइन दी कि अगर 11th लॉर्ड चंद्रमा है और अच्छी पोजीशन में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर खराब पोजीशन में है तो फर्स्ट ग्रेड किलर बन जाएगा, राइट। तो जी इस सर। लाइन को, इस लाइन का जो मतलब क्या है कि अगर अच्छे प्रभाव में है तो ये अच्छे रिजल्ट्स ये वाले आएंगे, इनसे संबंधित आएंगे। और अगर नीच का अफ्लेक्शन है, में मैलेफिक्स के साथ बैठा है, बुरे प्रभाव के अंदर है, तो खतरा हो जाएगा। उन्हीं चीजों, तो किलर मतलब ऐसा मतलब ऐसा मतलब अहित करने वाला होगा, लेकिन अहित करने का माध्यम वही चीजें बन जाएंगी। हम्म। वाइफ है, वाइफ उसको शांति नहीं लेने दे रही, संतान परेशान कर रही है, इम्यूनिटी वीक है, बीमार पड़ता रहता है, पानी कफ जनित रोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब अगर आप किसी को बोल दो कि जल से खतरा है, तो जल से खतरे खतरे का मतलब ये थोड़ी है कि वो डूब के ही मरेगा। हम्म। क्या लगाएंगे? सर, खांसी ये भी कफ, हो सकता है ना कि कोई देखो जैसे जल रिवर तत्व, में पानी। देखो वात पित्त कफ, हम्म। ठीक है। तो कफ क्या है? कफ बढ़ गया, वो पानी का कफ है। क्या है? वो जल, जल जल तत्व की है। प्रकृति है, हाँ। तो तो उसको क्या है? कफ बढ़ गया, इम्बैलेंस हो गया, उससे उससे जनित रोग हो रहे हैं, राइट। जी सर, सर। वैसे भी हो जाता है ना, ऐसे कहते हैं लिवर में पानी भर गया है या कुछ ऐसे ऐसे पानी से मेनली अगर, मेनली आप देखिए कि उसको कफ जनित रोग होते हैं, हम्म। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लंग्स में पानी भर गया, कफ से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अभी कुछ समय पहले आप खुद ही बता रही थी, है ना, वो क्या हुआ, कफ, कफ एलिमेंट ही इम्बैलेंस हुआ है। जी। बढ़ जाए, उसको बैलेंस रखना होता है, जब उसका हम्म। बैलेंस खराब होता है तब दिक्कत आती है। तो अब अब ये थोड़ा कह सकते हैं कि भाई हमारा चंद्रमा तो 11th हाउस में बैठा है, लेकिन वाइफ आपने बोला अच्छी मिलेगी, लेकिन मुझे तो अच्छी मिली नहीं। हम्म। ऐसे थोड़ा कह सकते हैं।
वो अफ्लिक्शन में जाएगा। आप उसको देखिए, वो अफ्लिक्शन में जाएगा, उसका डिस्पोजिटर अफ्लिक्शन में हो सकता है, अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो सकता है, स्ट्रेंथ कम हो सकती है, अमावस का हो सकता है, अमावस के पास का हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन जो कोर एलिमेंट है वो इन चीजों के आसपास ही घूमेगा। पत्नी, बच्चे, सी प्रोडक्ट्स, पानी से आमदन होगी। अच्छा है तो पानी से बड़ी अच्छी आमदनी होगी। ठीक है, राइट। जी सर। आपका तो सब लोगों का कफ जो एलिमेंट है वो इम्बैलेंस हो गया है। सर ये कफ नहीं है, ये ना खुजली है गले की, क्योंकि यहाँ जो बहुत पोल्यूशन जो है। मंगल है जी। वो इस चीज का द्योतक है कि अगर 11th हाउस में मंगल प्लेस्ड हो तो फैक्ट्रीज से, जमीन से, रेंटल प्रॉपर्टी से फायदा होता है। ऐसा इंसान अपने खुद के एफर्ट्स करके जीवन में आगे बढ़ता है और जीवन में पैसा कमाता है। और ऐसा इंसान एक बहुत ही प्रभावशाली और अथॉरिटेटिव स्पीकर होता है। बात बोलता है तो दूसरे के दिल में उतर जाती है। बात करता है, कहीं स्पीच देता है तो दूसरा हिल नहीं सकते, उसकी बातों को सुनती रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? क्यों बोला है? स्पीच का मंगल से क्या लेना देना, बताइए। सर मंगल से स्पीच का। बताइए बताइए, कारक तत्वों के ऊपर बात सर थर्ड सोचिए। हाउस का कारक मंगल है और थर्ड हाउस गले थर्ड का हाउस कारक होता का है। अच्छा, गला, आगे गला फिर है। उन्होंने बोला है कि और फोर्सफुल पावरफुल। फोर्सफुल और प्रभावशाली स्पीकर होता है, वक्ता होता है प्रभावशाली। तो तो मतलब एनर्जी, पकड़ पकड़ मतलब के उनकी जो। पकड़ के बैठाएगा कि चलो बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, नहीं तो सबकी पिटाई कर दो। नहीं क्यों? सर सर वो एक और बात होती है, वो बहुत लॉजिकल होता है, जिस तरह यस, मंगल मैं अच्छा। ये सुनना चाहता था। जी मंगल का कारक है ना लॉजिक। जी जी जी। हम्म तो वाणी का कारक तो बुध बोला गया है, लेकिन थर्ड हाउस का कारक मंगल भी है। थर्ड हाउस का मंगल है, राइट। योर वे ऑफ स्पीकिंग वैसी बात बोलेगा ना, बहुत मतलब लॉजिकल होगी। फोर्सफुल, लॉजिकल और फोर्सफुल होगी, आदमी खुद का बक खुद बैठ जाएगा सुनने। यस, ठीक है ना। ऐसा इंसान बहुत ही उत्साहजनक रहता है। उसकी बातों में उत्साह बहुत होता है, उसके कार्यों में उत्साह बहुत होता है, खुद बहुत उत्साहित होता है, पावरफुल होता है, और वो अपने किए पे कभी पछतावा नहीं करता। हम्म। सर और एक और है, कन्विक्शन होती है, मतलब कन्विंस कर सकता है अपनी बात से दूसरे बिल्कुल। को, क्योंकि लॉजिकल है तो कन्विक्शन है, मंगल तो वो सप्तम में वो आ सुनना जाए चाहता तब है। भी उसकी कन्विक्शन उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी लेके जाता है। एट्थ लॉर्ड है, 11th हाउस में गया। लेकिन लगन का भी है ना। लगन का भी है, तो वो हाँ। एट्थ और काम लगन का त्रिकोण के सबसे उसमें गया है ये। पहुंच गया, हाँ, उच्च, उच्च अब आप वाला। देखिए कि ये शनि की राशि है। हम्म। हम बोलते हैं कि काम त्रिकोण में सबसे पावरफुल हाउस बोला गया है, जी। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। लेकिन शनि सब कहाँ होता है? उच्च का जा 7th हाउस में। 7th हाउस में होता है, हाँ, तो रिलेशनशिप का। प्रॉब्लम कर पर देगा। एक और बात भी हो गई ना, यहाँ मंगल शनि का मिलन हो गया तो आदमी चालाक भी होगा। टेक्निकल। ठीक है। फिर बुध अगर 11th हाउस में होता है, ये गेन्स को इंडिकेट करता है, टीचिंग से और राइटिंग से। इंसान का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, और इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, काफी लर्न्ड ज्ञानी इंसान होता है। उसके थॉट्स हमेशा क्लियर होते हैं कि उसे को करना क्या है। पैसा भी होता है, व्हीकल्स भी होते हैं, और मेल इशू भी देता है। मेल इश्यू मतलब? हाँ, तीन। उत्तर संतति। 5th हाउस को देख रहे हैं ना, पुत्र तीन संतति। पुत्र मिनिमम, 5 पुत्र मिनिमम होता है अगर मरकरी 11th में। और सर एक और बात होती है, हम्म। ये लोग सबसे ज्यादा चालाक मानेगा 11th हाउस का बुध जो है ना, हाँ, सबसे वो तो तेज। चालाक बनाते ही है ना। शनि और छठे बुध से मिल जाए।
छठे से छठे में पहुंच गया। और शनि और बुध मिल जाए। शनि और बुध मिल जाए, चलो ठीक। व्यापार ठीक को है। वो करते हैं ना, बढ़ाते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति जो है वहां अगर 11th हाउस में होता है, गेन्स देता भारत है, में। नॉलेज देता है, हम्म। पढ़ाई लिखाई अच्छी देता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में नाम कमाता है, बच्चे जो होते हैं वो भी उसके नाम को, लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, संतान की दीर्घायु को दिखाता है। ऐसा इंसान बोल्ड होता है, बहुत बोल्ड प्रभाव का होता है, एकदम दबंग टाइप। ठीक है। लेकिन दीर्घायु भी देता है, इंटेलिजेंस भी देता है, लेकिन अगर मैलेफिक इफेक्ट में आ जाए तो संतति को दुष्प्रभाव भी, मतलब नो संतति भी कर देता है। और दुष्प्रभाव में आ जाए तो ये फॉर दूसरा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूं हम्म। कि अगर केतु पंचम में हो और बृहस्पति 11वें में, ठीक है, तो स्टिल बर्थ देता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि वो मरकरी का साथ साथ केतु भी कारक है, इसलिए। केतु अगर पंचम में है और अगर जुपिटर 11th में। 11th में होगा, तो बृहस्पति के साथ क्या होगा? उसको खत्म कर देगा जी। उस चीज को। बृहस्पति के साथ राहु नहीं बैठा होगा? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, राहु तो बैठेगा, राइट। केतु बृहस्पति है तो मेल संतति। हम्म। ठीक है ना? जी सर। शुक्र अगर साथ में हो तो ऐसा इंसान जो फाइन आर्ट्स होते हैं, जैसे हम बोलेंगे ड्रामा, डांस, सिनेमा, म्यूजिक, इन सब चीजों से, कला से पैसा कमाने वाला होता है। बहुत तो सारे मित्र पंचम में होते हैं। रहेगा तब ना। नहीं, वीनस इलेवन, शुक्र पंच। 11th। हम 11th की बात शुक्र कर रहे हैं। अच्छा 11 में, अरे, चलो एक ठीक है। एग्जाम्पल और था, जो 11 में हो सकता है। अगर मरकरी ऐसे नीच का 11th हाउस में आ गया या एफ्लिक्टेड आ गया ना, तो जैसे वो चार्ल्स सोबराज का है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो किसी को उसके नाक के नीचे से वो चीजें गायब कर देता है। जब और आप। मरकरी, मरकरी नीच का हो जाएगा, मरकरी हम्म। बुद्धि का कारक भी है ना। जी। अब आप सोचिए किसी की बुद्धि अगर नीच प्रकृति की है तो ऐसा इंसान कैसा होगा? हम्म। कैसा होगा? हाँ, मतलब दूसरे कुटिल, को षड्यंत्रकारी, प्लानिंग षड्यंत्रकारी, करना, और षड्यंत्र करना, गेन अपने अपने गेन के लिए दूसरे को बेवकूफ बना ठगी सकता है। मारना। हम्म। बड़ा खतरनाक होता है ऐसा बंदा। हाँ। ठीक है ना? वो बताया ना, चार्ल्स सोबराज का है, और फिर सर जैसे आपने कहा संतति का नाश करेगा, उनके बच्चे भी नहीं है, वो शादियां कितनी कर ली, उसके है कुछ नहीं। ठीक है। ये। वीनस अगर 11th हाउस में है, फाइन आर्ट से पैसा कमाता है, उसके मित्र अच्छे होते हैं, ऐसा इंसान पॉपुलर होता है, उसकी लुक्स बहुत अच्छी होती हैं, इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी होती है, एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स के ऊपर उनको कंट्रोल करता है, कार्य करता है। ऐसा क्यों? बड़ी। बोलिए। सर 11th हाउस होता है ना, मासेस, मतलब बहुत बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स का, बहुत बड़े उसका हम्म। सर्किल का, सोशल। सोशल सर्किल। नहीं, वीनस। उन्होंने सर बोला जहाँ वर्क डिफॉल्ट फोर्स, होता है वीनस, वहां पे राहु कारक है उसका, इसलिए। वर्क फोर्स बोला। जब वर्क फोर्स। सैटर्न का घर है, शनि का। हाँ। वीनस जो है शनि फाइनेंसिस एग्जॉर्ड। भी है, और क्या उसको कह एक रहे हैं? मैनेजरियल स्किल्स देता है, मतलब अच्छे मैनेजर लेवल पे होगा। हम्म। राइट। जी। अगर शनि है, हम्म। लेबर से, इंडस्ट्री से, हम्म। एग्रीकल्चर से पैसा कमाता है, बहुत सारे लोगों को नौकरी देने वाला होता है, लंबी आयु होती है, ये हेल्दी हम होता है। अभी शनि पे, मतलब जो मैनेजेरियल स्किल्स, ये तो सैटर्न का बोल रहे हैं आपके, वीनस का ये था ये। शुक्र भी तो शनि के हम्म। उसमें जाके मिल गया ना। हाँ, तब वही तो मैं कह रही थी कि उसका शुक्र का एग्जॉल्टेशन लॉर्ड के घर में चला गया वो, इस समय हम्म। शुक्र। 11th हाउस उसका, सैटर्न का एग्जॉल्टेशन लॉर्ड है ना, वीनस। शुक्र और शनि तो अति मित्र है ही है ना। हाँ। ठीक है। फिर जब शनि 11वें घर में होता है तो ऐसा इंसान राजनीति में भी अपना
इन्वॉल्वमेंट रखता है, खासकर अगर लगन लॉर्ड के साथ राहु हो। तो ऐसा, ये पॉइंट याद रखना, मैं लास्ट में हम इस पे चर्चा करेंगे। राहु हो तो ऐसा आदमी आर्मी नेवी से पैसा कमाता है, सेना में जाकर, क्योंकि वो बहादुर होता है और पराक्रमी होता है, लेकिन नेचर से जेंटल होता है, ज्ञानी होता है, फेमस होता है। और ऐसा इंसान पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों की कंपनी करता है, ये अच्छी लगती है उसे। ठीक है, फॉरेन लैंड से पैसा बहुत कमाता है। क्या चीज होने से? हाँ जी। क्या होने से? राहु 11th हाउस में होने से। राहु 11th हाउस होने से। केतु अगर हो 11th हाउस में, तो ऐसा इंसान एक नोबल करेक्टर का होता है, चैरिटी करता है, लेकिन अगर अफ्लिक्शन में हो जाए तो अपने पैसे को बर्बाद कर देता है, लोग उसका पैसा खा जाते हैं। और ऐसा इंसान जुए सट्टे इन सब चीजों में अपना पैसा उड़ा देता है। ठीक है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, राहु अगर 11th के साथ 11th हाउस में हो और उसकी दशा चल जाए, तो ऐसे इंसान को सरकार से सम्मान मिलता है। मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर 11th हाउस का राहु हो और उस वो अपने थर्ड लॉर्ड के उसमें आ जाए, तो अपने भाई की जो वेल्थ है हम्म। उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। 11th लॉर्ड थर्ड में चला जाए